मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दोस्तों और युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार और अभिनंदन। मेरा नाम राधा सुखानी है और व्यवसाय से मैं डॉक्टर हूँ। हमारी आज की चर्चा का विषय रहेगा कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की एक तरह का फैट या वसा है। यह हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे शरीर को पूरी क्षमता है कि उत्तम स्तर का स्वास्थ्यवर्धक कोलेस्ट्रॉल बनाए। लेकिन आजकल हानिकारक और प्रदूषित कोलेस्ट्रॉल की बीमारी विश्व की महामारी बन गई है। ज्यादातर शहरी समाज में है। कारण है आहार पौष्टिक नहीं, प्राकृतिक नहीं, फैक्ट्री के बने खाद्य पदार्थ बहुत ज्यादा हैं। दिनचर्या संतुलित नहीं, खाने की क्रिया सुबह को शुरू हो जाती है, रात को देर तक चलती रहती है। नींद पूरी नहीं और चलने फिरने पे बंधन है। अब दवाइयां तो अनगिनत हैं, पर कोई भी दवाई कारण पे ध्यान नहीं देती तो सारी उम्र लेनी पड़ती है। अब कोलेस्ट्रॉल गिराने की दवाइयों का नाम है स्टैटिन्स। इन दवाइयों का एक बहुत ही गंभीर समस्या है और वो ये है कि जब इन दवाइयों को रोजमर्रा में कई दिन तक, कई समय तक लेते हैं तो शरीर में गंभीर दुष्प्रभाव आ जाता है। और यह दुष्प्रभाव भारतीय जन समुदाय में कुछ ज्यादा ही है। तो आज हम हानिकारक और प्रदूषित कोलेस्ट्रॉल के विषय में चर्चा करेंगे। इस पे चर्चा करेंगे कि कौन से प्राकृतिक नियम हैं जिससे हम कोलेस्ट्रॉल के कारण का निवारण कर सकते हैं। अब आप में से जिनको इस विषय में ज्यादा जानकारी चाहिए वो हमारी वेबसाइट पे जाएं www.foodlifestylebalance.com। मैं एक छोटे से में आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये कोलेस्ट्रॉल की समस्या है क्या। तो इसका सीधा साधा विवरण ये है कि हमारे शरीर में वसा के या फैट के 3 प्रकार के अंश हैं। एक अंश तो है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसके बारे में थोड़ा आगे ज्यादा बताऊंगी। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एक स्वास्थ्यवर्धक कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे शरीर की रक्त की नालियों को खुला रखता है और रक्त संचार अच्छा करता है। उसके बाद दूसरा अंश है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो यह शरीर की रक्त की नालियों में जमा हो जाता है और रक्त संचार में रुकावट या बाधा डाल देता है। तीसरा हमारे शरीर की वसा का अंश है ट्राइग्लिसराइड्स। जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर में मोटापा आ जाता है, लिवर में फैट बढ़ जाता है और रक्त संचार में भी बाधा आ जाती है। अब रक्त संचार की बाधा हमें क्यों परेशान करती है, क्यों चिंताजनक विषय है? इसलिए कि जब रक्त संचार में बाधा आती है तो 2 बड़े घातक रोग आ जाते हैं। एक तो हार्ट अटैक और एक दूसरा लकवा या स्ट्रोक, और हम इससे बचना चाहते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल शरीर का फैट या वसा है। मेडिकल भाषा में फैट या वसा को लिपिड भी कहती है। तो जब हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका दूसरा नाम है डिसलिपिडीमिया। डिस का मतलब नॉर्मल नहीं, प्रदूषित। जब डिसलिपिडीमिया हो जाता है तो हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब डिसलिपिडीमिया भोजन और जीवन शैली की बीमारी है। तो जब शरीर में भोजन और जीवन शैली की दूसरी बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि पेट का मोटापा, सारा मोटापा, फैटी लिवर, तो डॉक्टर तुरंत ही आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कराती है, देखने के लिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ तो नहीं गई और हार्ट अटैक की आशंका तो नहीं बढ़ गई। अब अगर आप चिकित्सा शैली लें, चाहे प्राचीन चाहे आधुनिक, तो उनका टूट सत्य यही है कि अगर बीमारी के कारण का पता न चला तो आप बीमारी का निवारण नहीं कर सकते। तो अगर बीमारी के कारण का ज्ञान होगा तो हमें इतनी शक्ति होगी कि हम उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पर अगर हमें बीमारी के कारण का ज्ञान नहीं तो हम शक्तिहीन हो जाते हैं, संशय बुद्धि बन जाते हैं और शंका के चक्कर में ही डूबे रहते हैं। और अगर ज्ञान है
तो निश्चय बुद्धि बन जाते हैं और सफलता की ओर चलते हैं। अब आजकल की जितनी भी आधुनिक बीमारियां हैं वो भोजन और जीवन शैली की बीमारियां हैं। दवाइयां इनका निवारण नहीं कर सकती। दवाइयां सिर्फ लक्षण को दबा देती हैं। सारी उम्र दवाई लेनी पड़ती है और उसके दुष्प्रभाव बहुत होते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि जीवन शैली और भोजन जो है ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है। इसको हमें खुद ठीक करना है। अगर हमें अपनी बीमारी का कारण पता है तो हम खुद भी खुद इसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं कारण जान के। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल या अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कैसे आता है। अब आपको ये सोच के हैरानी होगी कि सारा कोलेस्ट्रॉल हमें बाहर खाद्य पदार्थों से नहीं आता, पर वो लिवर में बनाया जाता है। 80% शरीर का कोलेस्ट्रॉल लिवर में बनता है। अगर आपका भोजन प्राकृतिक है, पौष्टिक है, तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनेगा। पर आपका भोजन अगर फैक्ट्री का बना है, प्रदूषित है, रिफाइंड है, तो आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल बनेगा। बाकी 20% कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में उस भोजन से आता है जो हमें जानवरों से मिलता है, जैसे कि मांस और दूध, खास करके दूध के घने पदार्थ। तो उनमें एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वसा, एक तरह की, जिसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। वो हमारे शरीर में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में पहले खून में जाता है, उसके बाद सारे शरीर में पहुंचता है और अपनी भूमिका निभाता है। अब हम जो आहार खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, उसका हमारी रक्त की नालियों पे बहुत बड़ा असर है। अगर हमारा भोजन शाकाहारी है, दूध की मात्रा कम है, तो हमारी रक्त की नालियां खुली रहती हैं और रक्त संचार में कोई रुकावट नहीं होती ज्यादा। और अगर हम शाकाहारी भोजन खा रहे हैं लेकिन घने दूध की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा है, जैसे चीज, पनीर, दूध की बनी हुई मिठाइयां इत्यादि, रिफाइंड तेल ज्यादा है, फैक्ट्री का बना हुआ खाद्य पदार्थ ज्यादा है, तो थोड़ी सी रुकावट आ जाती है हमारी रक्त की नालियों में। और अगर हम मांस ज्यादा खा रहे हैं, घने दूध के पदार्थ ज्यादा खा रहे हैं, फैक्ट्री का खाना भी खा रहे हैं ज्यादा, तो हमारी नलियां बंद होने लगती हैं और रक्त संचार में बड़ी बाधा आ जाती है। इसीलिए आधुनिक शहरी समाज में आप देखेंगे हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ जाता है, 40-45 साल की उम्र में भी आ जाता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा लिवर, जिगर जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनाने की मशीन है। 80% कोलेस्ट्रॉल यहीं से बनता है। तो अगर हमारे आहार जो है वो प्राकृतिक है और पौष्टिक है तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनता है, रक्त की नाली खुली रहती है। पर अगर हमारे भोजन में फैक्ट्री का बना हुआ परिष्कृत खाना ज्यादा है, खाद्य पदार्थ ज्यादा है, तो बुरा कोलेस्ट्रॉल बनता है, रक्त की नालियों में जम जाता है। तो हमारे खाने में 4 ऐसे विषैले पदार्थ हैं जो खूब परिष्कृत हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। उनमें सबसे पहले आता है रिफाइंड तेल। और आजकल आप देखेंगे कि जितने भी कुकिंग ऑयल्स हैं वो सारे रिफाइंड हैं और हर दुकान पे बढ़ रहे हैं। दूसरा पदार्थ जो है जो हमारे शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बनाता है, वो है हमारे मीठे पेय पदार्थ। और फ्रूट जूस में भी उसी में मिले हुए हैं, क्योंकि फ्रूट जूस में मीठापन बहुत ज्यादा होता है। हम समझते हैं कि हमारे लिए पौष्टिक है, पर नहीं, उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है। तो मैं यही कहती हूँ, फ्रूट जूस पीना है तो बच्चे, बूढ़े और बीमार को छोड़ दो, उन्हीं के लिए छोड़ दो जो हजम नहीं कर सकते, जो चबा नहीं सकते फ्रूट को। तीसरा खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बनाता है वो है महीन आटा। गेहूं का आटा जितना सफेद मैदा हो उतना ही आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनेगा। और उसके बाद आता है परिष्कृत रिफाइंड सफेद चीनी। उसमें सिर्फ मीठापन है और कुछ और पौष्टिक तत्व है ही नहीं। और अगर आपके खाने में मीठा ज्यादा है तो ट्राइग्लिसराइड बहुत बनेंगे, बहुत ज्यादा शरीर भी मोटा हो जाएगा और साथ में रक्त की नालियों में भी कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा। तो जब डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल का लेवल करते हैं तो उसको लिपिड प्रोफाइल भी बोलते हैं। मैंने बोला था कि मेडिकल भाषा में
शरीर की वसा या फैट को लिपिड बोलते हैं। उसमें 3 तो वसा के अंश जो मैंने आपको बताया वो देखे जाते हैं, और टोटल कोलेस्ट्रॉल कुल मिला के उनका मिश्रण कितना है कोलेस्ट्रॉल का वो भी देखा जाता है। तो आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर नॉर्मल है तो उसकी वैल्यू 200 से नीचे होनी चाहिए। अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को देखते हैं तो उसकी मात्रा 100 से कम होनी चाहिए, क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको बताया हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है जब बढ़ जाता है 100 से ज्यादा। ट्राइग्लिसराइड लेवल की मात्रा 150 से कम होनी चाहिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक कोलेस्ट्रॉल है। अगर आप प्राकृतिक पौष्टिक खाना खा रहे हैं और व्यायाम कर रहे हैं और सारे दिन में गतिशील हैं, तो आपके एचडीएल स्वास्थ्यवर्धक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अच्छी रहेगी। अब पुरुषों में इसकी मात्रा 40 से होती है, अगर 40 से ज्यादा हो तो सोने पे सुहागा, और स्त्रियों में तो वैसे ही ज्यादा होती है क्योंकि फीमेल हार्मोन से इसकी मात्रा बड़ी रहती है। पर 50 साल के बाद स्त्रियों में भी कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा थोड़ी घट जाती है। तो पुरुषों में हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा रहती है और स्त्रियों में थोड़ी कम। पर उम्र के बाद 50 साल के बाद दोनों में ये संभावना बराबर मात्रा में होती है। अब हमारा लिवर जो है सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बनाता, ट्राइग्लिसराइड नाम का की वसा और फैट भी बनाता है। अगर उसकी मात्रा 150 मिलीग्राम से ज्यादा बढ़ गई तो शरीर का मोटापा भी आ जाता है, पेट का मोटापा आ जाता है और लिवर में फैट बढ़ जाता है और हमारे रक्त संचार में भी बाधा आ जाती है। अब ये लिवर जो है ट्राइग्लिसराइड कहाँ से बनाता है? मीठे पदार्थों से ज्यादा ज्यादा। खूब मिठाइयां खा रहे हैं, मीठे पेय पदार्थ पी रहे हैं, फ्रूट जूस ज्यादा पी रहे हैं, तो ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बनेगा। उसके बाद अगर आप फास्ट फूड जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं तो भी आपको ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बनेगा। तो ट्राइग्लिसराइड का मतलब ज्यादा ट्राइग्लिसराइड, मोटापा, पेट का मोटापा, फैटी लिवर और रक्त संचार में बाधा, सब मिलाकर। अब मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है। एचडीएल, इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब इसका घनत्व ज्यादा होता है, वो हमारे शरीर की जो रक्त की नालियां हैं उनको बचा के रखता है और रक्त संचार को अच्छा रखता है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो रक्त की नालियों में जम जाता है। अगर आपको याद रखना है तो ये आसान है याद करना, एचडीएल हैप्पी कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल लीथल मीन्स घातक कोलेस्ट्रॉल। जब डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल लेवल करते हैं तो उनके लिए चिंताजनक विषय हो जाता है और पेशेंट को स्टेटिन पे शुरू कर देते हैं अगर लेवल बहुत हाई हो। और हाई लेवल का मतलब रेड फ्लैग मींस रेड जोन। और रेड जोन कोलेस्ट्रॉल क्या है? अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 से ज्यादा है, आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 160 से ज्यादा है और आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 40 से नीचे गिर गया है, इसका मतलब हार्ट अटैक की आशंका ज्यादा है, तो आपको डॉक्टर बोलेंगे आप स्टेटिन ले लो। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आ, हमारे को शरीर में आ, जो हानिकारक और प्रदूषित कोलेस्ट्रॉल है वो आता है जब हम खाद्य पदार्थ अनहेल्दी फैट की खाते हैं। उसके बारे में थोड़ी बात करी थी जैसे मैंने आपको, कि अगर हमारे खाद्य पदार्थ में रिफाइंड ऑयल ज्यादा हो और चीनी ज्यादा हो तो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनेगा। कभी कभार यदा कदा 10 लाख में एक इंसान ऐसे होता है जिसमें खराब खराब कोलेस्ट्रॉल का कारण होता है जेनेटिक, पारंपरिक फैमिली से आया हुआ। ये 10 लाख में एक बहुत ही यदा कदा होता है और खास करके यूरोपियन में ज्यादा होता है, हमारे एशियन वर्ग में कम होता है। अगर आपको जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल और फैमिली की तरफ से कोलेस्ट्रॉल की बीमारी आई है जो कि मैंने बोला बहुत ही यदा कदा होती है, तो हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ जाता है। 20, 25, 30 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक आ जाता है। एक और बात ध्यान ध्यान रखें कि जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है तो वो चमड़ी में जमा हो जाता है और पीली सी उभरन आ जाती है आंखों के चारों तरफ। तो अगर आंखों के चारों तरफ पीली उभरन आपको दिखाई दे रही है तो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा लीजिए। तो मैंने ऐसे आपको बताया कि हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बनाने के दोषी पदार्थ हैं हमारे फैक्ट्री का बना हुआ खाना,
जैसे परिष्कृत रिफाइंड तेल, परिष्कृत रिफाइंड चीनी और परिष्कृत रिफाइंड गेहूं का आटा। गेहूं का आटा जितना सफेद, हमारे चावल जितना सफेद, उतना ही उनमें चीनी की मात्रा ज्यादा, उतना ही वो आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाएगा, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मांस और घने दूध के पदार्थ भी हमारे शरीर में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। तो आपको आम डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर यही बोलते हैं तो आप पनीर रोज खा लो तो आपको प्रोटीन आ जाएगा। पर जो प्रोटीन हमें चीज, पनीर, मांस से आता है, घने दूध के पदार्थों से आता है, तो उसमें फैट, सेचुरेटेड फैट, जो हानिकारक फैट है, हानिकारक वसा है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर आप 100 ग्राम पनीर ले लें तो उसमें 18 ग्राम तो होगा आपका प्रोटीन, पर 20 ग्राम सेचुरेटेड फैट। तो आप समझ लीजिए प्रोटीन तो मिल रहा है पर उसके साथ नुकसान भी हो रहा है। ये सब लोग भूल जाते हैं या उनको ज्ञान नहीं कि शाकाहारी खाने में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। आप देखेंगे तो आजकल अमेरिका में नॉन मीट या मीटलेस बर्गर का धंधा बहुत ज्यादा चल गया है। $3 बिलियन के मीटलेस बर्गर बन रहे हैं। वो क्यों? और वो किससे बन रहे हैं? जो प्रोटीन हमें मटर से मिलता है उसमें से वो बर्गर बनाए जा रहे हैं। तो उसमें शाकाहारी प्रोटीन है, अच्छा है हमारे लिए। इसीलिए तो आज पश्चिमी सभ्यता वीगन बनने की तरफ दौड़ रही है, शाकाहारी बनने की तरफ जा रही है। हुँ? तो इसका कारण यही है कि हमारे शाकाहारी भोजन में भी अच्छे प्रोटीन की मात्रा है। इसलिए जो जानवर से हमें प्रोटीन मिलता है, उसके साथ हमें नुकसान भी मिलता है। दूसरा बड़ा हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का कारण है कि हमारा जो भोजन है, उसमें मीठा ज़्यादा, उसमें मैदा ज़्यादा और उसमें परिष्कृत तेल और घी ज़्यादा। और ये हमें किससे आता है? मिठाइयों से और बेक्ड चीज़ों से। डबल रोटी भी बेक्ड में ही आती है। अगर डबल रोटी का एक बड़ा स्लाइस ले लें तो उसमें 4 या 5 चम्मच चीनी समझ लिए है ही है। तो अगर आप डबल रोटी खा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपकी शुगर की मात्रा बढ़ेगी। अब जब आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक किया जाता है तो उसमें एक और भी हिसाब लगाया जाता है कि आपको हार्ट अटैक की आशंका कितनी है। हार्ट अटैक की आशंका के लिए हम ये अनुपात देखते हैं कि आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है और अच्छा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है। अगर ये अनुपात 5 या 5 से कम है तो आपको हार्ट अटैक की आशंका कम है, पर अगर ये अनुपात 5 से ज्यादा है तो हार्ट अटैक की आशंका ज्यादा है। जैसे कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल हमारा 200 है और नॉर्मल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पुरुष में 40 है, तो अनुपात कितना हुआ? 5। इसका मतलब हार्ट अटैक की आशंका कम। पर अगर नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल आपका 250 है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 30 है, तो आप समझ लीजिए हार्ट अटैक की आशंका बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये अनुपात आपका 7 या 8 हो गया। हार्ट अटैक की आशंका अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए तो भी ज्यादा हो जाती है। तो ये अनुपात देखा जाता है कि आपका टोटल ट्राइग्लिसराइड लेवल कितना है और आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कितना है, और ये अनुपात 4 से कम होना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो 150 या उससे कम होता है और हमारा नॉर्मल एचडीएल पुरुष में 40। तो ये अनुपात हो गया आपका 4 से कम। पर अगर आपका ट्राइग्लिसराइड, आप खूब मिठाइयां खा रहे हैं और बेक्ड केक, पेस्ट्री वगैरह खा रहे हैं, घने दूध के पदार्थ खा रहे हैं, तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत बड़ा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जितना फास्ट फूड, जंक फूड ज्यादा, उतना ही ट्राइग्लिसराइड ज्यादा। तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 250 है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 40 है, तो ये अनुपात आप देखिए 7 के करीब हो जाएगा और आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। तो जब हमारा लिवर गलत कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बनाता है, तो लिवर में भी फैट आ जाता है। और ये कहाँ से आ रहा है? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, परिष्कृत, ज्यादा चीनी वाले खाद्य पदार्थ और परिष्कृत तेल से ज्यादा आ रहा है। तो एक बार आपको फैटी लिवर है तो समझ लीजिए पेट का मोटापा भी आया, सारे शरीर का मोटापा भी आया, हार्ट अटैक की आशंका भी बढ़ी।
अब हम समझते हैं और यह सबको बताया जाता है कि आपके लिए फैट बहुत खराब है। नहीं, स्वास्थ्यवर्धक फैट जैसे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड, नॉर्मल एलडीएल, ये हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। इसके बिना शरीर काम नहीं कर सकता, जीवन शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि स्वास्थ्यवर्धक वसा हमारे शरीर की हमारे लिए बहुत काम करती है। जितने भी हमारी कोशिकाएं हैं उनका सुरक्षा कवच फैट से ही बनता है। हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क और हमारी नर्व्स 80% फैट है। और कोर्टिसोल हार्मोन जो कि हमारी जीवन शक्ति की हार्मोन है, अगर ये सुबह को हमारे शरीर में ना आए तो हम उठ ही नहीं सकते बिस्तरे से। तो ये जो जीवन शक्ति के हार्मोन है ये भी कोलेस्ट्रॉल से बनती है। हमारी सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। अगर हमारे शरीर में खाने में बराबर मात्रा में फैट होगा तो हमें बार बार भूख न लगेगी। ये हमारी दादी नानी ने हमें अच्छी तरह से समझा दिया था कि अगर सुबह को अच्छा घी तेल खाया तो 8 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। फिर उसके बाद हमारे विटामिन ए, डी, ई के, ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर हमारे खाने में बराबर फैट की, अच्छी फैट की मात्रा न होगी तो हमें ए, डी, ई के की सबकी कमी हो जाएगी। इसीलिए न्यूट्रिशनल साइंसेस ने हमें हमेशा यही बताया है कि अच्छा स्वास्थ्यवर्धक फैट हमारे खाने में कम से कम 20 से 30% कैलोरीज देना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि स्वास्थ्यवर्धक फैट हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमेशा के लिए अपने खाने से फैट न निकालिए, उससे आपकी जीवन शक्ति जाती रहेगी। और मेडिकल साइंस की नई सोच भी यही है कि स्वास्थ्यवर्धक फैट हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो नेचुरल प्राकृतिक तेल और थोड़ा घी हमारे पेट को भरे रखता है, भूख बार बार नहीं लगती, हम कम खाना खाते हैं, हमारे शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनता है, अच्छी वसा बनती है। पर उसकी जगह अगर हम रिफाइंड तेल ज्यादा खाते हैं, हमारे खाने में, खाद्य पदार्थों में रिफाइंड चीनी की मात्रा अधिक है, तो सारा दिन हमारी भूख चढ़ी रहती है, क्योंकि इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। और जब शरीर में इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है तो भूख भी बहुत लगती है और शरीर में गलत फैट, हानिकारक फैट भी ज्यादा आ जाता है। अब जब शरीर में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको मैंने आपको बताया कहती है डिसलिपिडीमिया। और डिसलिपिडीमिया को पलटने के लिए डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप स्टेटिन की दवाई पे चले जाइए। अनगिनत स्टेटिन की दवाइयां हमारे फार्मेसी की दुकान पे हैं। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने खरबों अरबों बना लिए हैं स्टेटिन बेच बेच के। पर स्टेटिन कोलेस्ट्रॉल की समस्या को जड़ से नहीं निकालती, सारी उम्र भर लेना पड़ता है। और इस दवाई के दुष्प्रभाव खास करके भारतीय जन समुदाय में बहुत जाते हैं। तो आपको सारी उम्र इन दवाइयों से लटकना पड़ता है। लेकिन अगर आपको कारण पता है कि इनका कारण है कि हमारा भोजन पौष्टिक नहीं, हमारी दिनचर्या संतुलित नहीं, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हम इनको बदल देंगे तो हम हमेशा के लिए कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। तो वो कौन से नियम हैं जिससे हम हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या डिसलाइपिडीमिया निकाल सकते हैं शरीर से? तो उसके 5 नियम हैं। वो 5 नियम क्या है? हमें पता होना चाहिए खाना क्या खाना है, हमें पता होना चाहिए खाना कब खाना है, हमें यह पता होना चाहिए खाना कितनी बार खाना है, हमें यह पता होना चाहिए हमें उठना कब है और सोना कब है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल ज्यादा आ जाती है। जब शरीर में स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा आ जाती है तो शरीर में हानिकारक वसा भी ज्यादा आ जाती है और मोटापा भी आ जाता है और कोलेस्ट्रॉल भी बिगड़ जाता है। ये जानी मानी बात है, मेडिकल रिसर्च ने बताया है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं तो आपका वजन बढ़ जाएगा। तो मैं ये कहती हूँ गहरी निद्रा का है आपके स्वास्थ्य से गहरा संबंध। अगर निद्रा है कम तो बढ़ जाएगा 10-15 किलो वजन। और उसके बाद व्यायाम और गतिशीलता, ये दोनों अनिवार्य हैं
जैसे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहे और बराबर मात्रा में रहे। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्वास्थ्य वर्धक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की शरीर में मात्रा बढ़ानी है तो आपको व्यायाम भी करना पड़ेगा और गतिशील भी रहना पड़ेगा। अब आजकल सबको ही पता है कि गतिशीलता का मतलब सारे दिन में कम से कम 10 या 12,000, अगर आप जवान हैं तो 15,000 कदम जरूर चलें। जैसे गतिशीलता बनी रहे, आपकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ी रहे और आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, बढ़ा रहे और आपका रक्त संचार सुंदर से सुंदर हो। ध्यान रहे कि हम कम से कम 10% अपना वजन घटाएं। अगर हम 10% वजन घटा देंगे तो हमारे को अच्छा कोलेस्ट्रॉल बना रहेगा और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा। अब हम कहते हैं जो हम खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर हो जाता है। अगर हम अपने शरीर में शाकाहारी पौष्टिक आहार डालते हैं तो हमेशा पतले रहेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। पर अगर हमारे शरीर में फैक्ट्री का बना खाद्य पदार्थ, मीठे खाद्य पदार्थ ज्यादा जा रहे हैं तो मोटापा भी आ जाएगा और मोटापे के साथ हानिकारक कोलेस्ट्रॉल भी शरीर में ज्यादा आ जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके भोजन में परिष्कृत चीनी की मात्रा, मीठे पेय पदार्थ ज्यादा है तो आपकी ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तो उसमें फ्रूट जूस भी शामिल है और हम सब यही समझते हैं कि फ्रूट जूस हमारे लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। और मैंने जैसे आपको बताया कि फ्रूट जूस तो आप बच्चे बूढ़े बीमार के लिए छोड़ दो जिनके या तो दांत नहीं है या उनका हाजमा बिगड़ा हुआ है। क्योंकि समझ लीजिए कि एक जूस का ग्लास, अगर आप ऑरेंज जूस लेते हैं तो उसमें 4 तो नारंगियां हैं, तो आप 4 नारंगियों का जूस 2 मिनट में गटागट पी गए और कितनी ज्यादा चीनी की मात्रा आपने खा ली और जो स्वास्थ्यवर्धक गूदा है, फाइबर है, वो आपने कचरे में डाल दिया। अब फाइबर बहुत जरूरी चीज है क्योंकि फाइबर जो है वो हमारे शरीर में फैट की मात्रा भी कम करता है और वसा की मात्रा भी कम करता है। और आपको जूस पी करके उसका गूदा फेंकना नहीं है, फ्रूट खाना है जैसे आपको फाइबर भी मिले। अब आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, इन दोनों चिकित्सा शैलियों ने हमें यही बताया है कि अच्छा भोजन ही आपकी दवा है। तो 2000 साल पहले एलोपैथिक के फादर जो हैं, पिता, जिनको हिपोक्रेटिस के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा, लेट फूड बी दाई मेडिसिन बी दाई फूड। भोजन ही आपकी दवा है और आपकी दवा भी भोजन ही है। यही चीज हमें महाराज चरक ने बताई, आहार सर्व औषधम। तो अगर आप शाकाहारी खाने पे रहेंगे और आपकी चीनी की मात्रा कम होगी, आपके घने दूध पदार्थ न होंगे, दूध की मात्रा कम होगी, तो आपको स्टेटिन ड्रग्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल चढ़ा भी हुआ है तो आप भोजन बदल कर उसको हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। तो हमारे शरीर में पौष्टिक और प्राकृतिक भोजन की बहुत महिमा है और वो खास करके शाकाहारी भोजन है जिसमें दूध की मात्रा कम है और घने दूध के पदार्थ नहीं है जैसे चीज, पनीर इत्यादि। तो शाकाहारी भोजन अगर बराबर मात्रा में खाया जाए, उसके बारे में बताऊंगी, तो आपको शरीर में कैलोरीज कम आती है। तो आप समझ लीजिए आपने कटोरा भर के, प्लेट भर करके सब्जियां और दाल खाई तो आपको 200 या 300 कैलोरीज ही आएंगी शरीर में। पर उसकी जगह आपने एक गुलाब जामुन खा लिया तो 250 कैलोरी फटाफट आ गई और आपका पेट भी नहीं भरा। शाकाहारी खाने में चीनी की मात्रा कम होती है और रिफाइंड परिष्कृत चीनी नहीं होती। उसमें जो फैट और वसा होती है वो सैचुरेटेड फैट वसा नहीं होती जैसे दूध में और मांस में होती है। फाइबर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है और जो प्रोटीन आता है वो क्षारीय है, अम्लीय नहीं है। जो प्रोटीन हमें दूध के पदार्थों से आता है और मांस से आता है वो अम्लीय है और हमारा शरीर क्या है, क्षारीय। तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो खाना क्षारीय चाहिए, अल्कलाइन चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारा शाकाहारी भोजन है उसमें विटामिन और मिनरल्स भी ज्यादा है।
कैल्शियम भी अच्छा है, उसमें आयरन भी अच्छा है और कई अच्छे मिनरल्स हैं। फिर हमारे शाकाहारी भोजन में एक बहुत ही अच्छा पौष्टिक तत्व होता है जिसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है, उसमें से जितना भी कचरा है, टॉक्सिन्स है, वो निकाल देता है। हमारे को शाकाहारी भोजन किस मात्रा में खाना चाहिए? तो मात्रा ये है कि हमारे भोजन में सब्जियां कम से कम 40% होनी चाहिए, फ्रूट 10%, प्रोटीन्स, शाकाहारी प्रोटीन जैसे दालें और फलियां की मात्रा 20%, मोटे धान की मात्रा 10 या 15% और अच्छा फैट, स्वास्थ्यवर्धक फैट जैसे कि कच्ची घानी के तेल और थोड़े से नट्स और सीड्स की मात्रा कम से कम 25%। मतलब कैलोरीज जो इसमें से आ रही हैं वो 25% कैलोरीज जो हैं हमारे को स्वास्थ्यवर्धक फैट से मिलनी चाहिए। अब कब खाना चाहिए? अगर हम खाना दिन के समय, डे लाइट आवर्स, जब सूर्य की रोशनी है उसमें खा रहे हैं तो हमारी पाचन शक्ति सबसे सुंदर है और हम जो खा रहे हैं वो ऊर्जा में भी अच्छी तरह से बदल जाता है। अगर आप 24 घंटे के कालचक्र में 14 या 16 घंटे खाना खाते रहते हैं और सिर्फ उपवास का समय रात के 8 घंटे ही रखते हैं तो आप निश्चित मोटे ही हो जाएंगे। पर अगर 24 घंटे के काल चक्र में खाने की क्रिया 8 या 10 या 12 घंटे रखते हैं और 12 घंटे और 14 घंटे नियमित उपवास में रहते हैं तो आपका शरीर मोटा नहीं होगा। अगर उम्र 50 से ज्यादा है तो खाने की क्रिया 8 या 10 घंटे और रात का नियमित उपवास 12, 14 या 16 घंटे तक भी, तो मोटापा नहीं आएगा। अब रात को देर से खाना, 8 बजे के बाद खाने की क्या समस्याएं हैं? उसकी समस्याएं काफी गंभीर हैं कि रात को 8 बजे के बाद हमारा शरीर गतिशील नहीं होता। गतिशील नहीं होता तो उसको ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। तो खाने से जितना भी हमें ग्लूकोज मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, वो सारा का सारा ऊर्जा में नहीं बदलता, उसकी जगह फैट बन जाता है और शरीर में बैठ जाता है और मोटे हो जाते हैं। अगर हम 8 बजे के बाद खा रहे हैं तो खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होता, क्योंकि 10 बजे के बाद हमारी आंतड़ियां ढीली पड़ जाती हैं और हमारी पाचन शक्ति की जो एंजाइम्स हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो इसीलिए जो लोग रात को देर से खाते हैं 9-10 के करीब, तो उनको एसिड रिफ्लक्स की बीमारी बहुत होती है और उनकी पेट में इंडाइजेशन, हाजमे की गड़बड़ भी बहुत ज्यादा हो जाती है, गैस भी ज्यादा हो जाती है, ब्लोटिंग ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपको अपना हाजमा अच्छा रखना है तो खाना 8 बजे से पहले ही खाना है, रात को सोने से 2 या 3 घंटे पहले, ठीक है? उसके बाद नींद। अगर हम रात का खाना देर से खा रहे हैं, 8 बजे के बाद खा रहे हैं और खाने के एकदम 2 घंटे के अंदर ही सो जाते हैं, तो हमारी नींद बिगड़ जाती है, गहरी नींद नहीं आती। क्योंकि खाने के बाद हमारे आंतड़ियों में खून ज्यादा दौड़ता है और उससे पेट गर्म हो जाता है। इसको हमारे आयुर्वेद में बोला जाता है जठरा अग्नि। अगर जठर अग्नि ज्यादा है तो गहरी नींद नहीं आ सकती। तो अगर आप देर से खाना खा रहे हैं तो देखिए अपनी नींद का कितना नुकसान करते हैं। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए, कायाकल्प नींद चाहिए, तो आपको खाना 8 बजे से पहले खाना है, 3 घंटे सोने से पहले खाना है। और कितनी बार खाना है, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 1970 से पहले सारे विश्व भर में मोटापा 1% से कम लोगों को था और डायबिटीज 5% से कम लोगों को थी। कोलेस्ट्रॉल के बारे में लोग जानते ही नहीं थे। और 1970 के बाद हम कितनी बार खा रहे हैं और कब खा रहे हैं ये बदल गया। उसकी वजह से हमारी को भोजन और जीवन शैली की बीमारियां भरपूर हो गई, मोटापा आ गया, डायबिटीज आ गई, हार्ट डिजीज आ गई, कैंसर आ गई, फैटी लिवर की बीमारी हो गई, एसिडिटी की बीमारी हो गई, कई बीमारियां हो गई। और ये किस पे है, किसके साथ इसका संबंध है कि हम किस समय खा रहे हैं और कितनी बार खा रहे हैं। तो आप देखिए 1970 से पहले सारे विश्व में लोग दिन में 2 या 3 बार ही खाते थे और अब कितनी बार खा रहे हैं, कई बार। हमारे डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट भी यही बोल देते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट भी यही बोल देता है कि बार बार खा लो, उससे बीमारी बढ़ती है, घटती नहीं।
और 1970 से पहले हम दिन के समय खाना खा रहे थे, और अब क्या कर रहे हैं, सुबह से खाना शुरू कर देते हैं और रात को देर तक खाते रहते हैं। तो इस वजह से बीमारियां घर कर गई हैं। अब ये पूछा जाता है खास कि आप स्वास्थ्यवर्धक फैट कितना खाएं और कौन सा खाएं। तो सबसे सीधी सादी बात है, जो प्राकृतिक फैट हमें मिलता है वही स्वास्थ्यवर्धक फैट है। तो प्राकृतिक फैट कौन सा है? फैक्ट्री का बना हुआ रिफाइंड तेल नहीं, कच्ची घानी का सरसों का तेल, तिल का तेल, ऑलिव ऑयल भी जब वर्जिन ऑलिव ऑयल हो तभी। पर जो हिंदुस्तान में ऑलिव ऑयल मिल रहा है वो असली ऑलिव ऑयल नहीं है, उसमें 90% रिफाइंड ऑयल मिला हुआ है, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो असली है वो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। तो बाजार में क्या किया जाता है, 5% तो आपको ऑलिव ऑयल डाला जाता है और 90-95% जो है वो रिफाइंड तेल डाला जाता है। उससे जो हमारे हिंदुस्तान में ऑलिव ऑयल मिल रहा है वो ज्यादा हानिकारक है। फिर उसके बाद कई लोग जो हैं वो एवोकाडो ऑयल ऐसे फैंसी ऑयल खाते हैं, और मैं कहती हूँ उनकी कोई जरूरत नहीं। हमारे हिंदुस्तान में असली तेल की कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि उसको खरीदना कहाँ से है। वो थोड़ा ज्यादा महंगा होगा आपके लिए, पर ये बात आपको समझना है कि जो असली तेल है वो कम मात्रा में ही काम में आता है। जो खाना आप रिफाइंड तेल में 5 चम्मच से बनाएंगे वो असली तेल और घी में 1 चम्मच से ही बना लेंगे। देसी घी जो है उसके 1 या 2 चम्मच खाने जरूरी हैं, क्योंकि वो हमारे पेट की में इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो घी की मात्रा 1 या 2 चम्मच काफी है, और प्राकृतिक तेल की मात्रा 5 से 10 चम्मच। 5 से 10 चम्मच मैंने इसलिए बताया कि बच्चों को और युवा वर्ग को इसकी थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर आपको मोटापा है, बड़ी उम्र है, तो आप 4 या 5 चम्मच से ज्यादा ना खाएं। जो हमारा कोकोनट ऑयल है या खोपरे का तेल है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके भी दिन में अगर 2 या 3 चम्मच खाए जाएं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, और खास करके हमारे नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है। अब स्टेटिन की दवाइयां दो कारण से दी जाती हैं, एक तो शरीर में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो, और दूसरा हमारे रक्त की नलियों में सोजन कम हो। उसको हम इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब सोजन। जो सोजन इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारी नसों में उत्तेजना बढ़ जाती है, हमारे रक्त की नलियों में उत्तेजना बढ़ जाती है जब कोलेस्ट्रॉल हानिकारक होता है। तो उसके लिए स्टेटिन जो काम करती हैं वही काम हमारी जड़ी बूटियां भी कर सकती हैं, जैसे जिनको हम बोलते हैं हर्बल रेमेडीज, स्पाइसेस। हमारे हिंदुस्तान की जो स्पाइसेस हैं, जो हमारे मसाले हैं, जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, उसमें बहुत कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के इन्फ्लेमेशन और सूजन को घटाते हैं। इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, हमारे शरीर की कोशिकाओं को साफ भी करती हैं। इसमें आता है आपका क्लव्स मीन्स लविंग, अदरक, हल्दी, बादाम, अखरोट, अर्जुन की छाल, सिनेमन, सिनेमन का मतलब दालचीनी, और आंवला जिसमें विटामिन सी बहुत होता है। तो ये सब चीजें जो हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं, हमारे शरीर की सूजन को घटाती हैं। अगर आपको हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटानी है तो आपको अपना शरीर का वजन 10% घटाना पड़ेगा। तो अगर आप 80 किलो हैं तो आपने 10 किलो वजन घटाया, 8 किलो वजन घटाया, तो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा गिर जाएगी। इसका सबसे अच्छा तरीका है नियमित उपवास। जैसे मैंने आपको बताया कि 24 घंटे के काल चक्र में खाना 8 घंटे में खाएं और 16 घंटे का उपवास रखें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि न कि कोलेस्ट्रॉल गिरता है, आपकी डायबिटीज और मोटापा दोनों ही पलटने लगते हैं। क्योंकि जब आप उपवास के समय में रहते हैं तो उसमें इंसुलिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, आपको भूख कम लगती है, और भूख कम लगती है तो इसका मतलब आपके शरीर में कम कैलोरीज आती हैं। मैंने आपको बताया शुरू में ही कि स्टेटिन की जो दवाइयां हैं वो कारण पे तो काम नहीं करती हैं, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटा देती हैं। और भारतीय जन समुदाय में इन दवाइयों का असर बहुत खराब पड़ता है, मतलब दुष्प्रभाव ज्यादा होता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। तो
अगर आप स्टेटिस ले रहे हैं तो शरीर के दो अंग हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान आता है। एक तो आपकी मांसपेशियां और नर्व्स, और एक आपका लिवर। तो अगर आप स्टेटिन जो है, क्योंकि स्टेटिन जो सिर्फ मात्रा घटाती है, उम्र भर लेनी पड़ती है। जब आप काफी समय तक स्टेटिन ले रहे हैं तो आपकी डायबिटीज की आशंका 2-3 साल में बहुत बढ़ जाती है। लिवर को भी नुकसान हो सकता है क्योंकि इसमें फैट ज्यादा भर जाता है। आपको मसल और नर्व दोनों का नुकसान हो सकता है, जिसको जो बोलते हैं मसल्स में दर्द ज्यादा होता है, मायोपैथी बोलते हैं, और नर्व्स भी कमजोर हो जाती हैं। स्टेटिन्स के साथ ये भी जोड़ा गया है कि उससे हमारी स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है अगर आप काफी समय से ले रहे हैं, और कैटरेक्ट भी थोड़ा जल्दी उम्र में हो जाता है। भारतीय जन समुदाय में स्टेटिन्स का दुष्प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि उनको एक एंजाइम की कमी हो जाती है स्टेटिन लेने से, उसको बोलते हैं CoQ10। तो अगर आप स्टेटिस ले रहे हैं तो आप CoQ10 जरूर लें, क्योंकि CoQ10 से आपके मसल्स और लिवर को कम डैमेज होगी। ठीक है, अच्छी बात तो यही रहेगी कि आप अपना स्टेटिन्स का अमाउंट कम करें, अपना भोजन और जीवन शैली को बदल कर। और सबसे ज्यादा तो ये जरूरी कि इतनी ही कोशिश करें कि आपको स्टेटिन की दवाई पे जाना ही ना पड़े। अब स्टेटिन की दवाइयां कब दी जाती हैं? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आप भाग करके स्टेटिन के ऊपर न जाइए। सबसे पहले अपनी भोजन और जीवन शैली बदल दीजिए। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप भोजन और जीवन शैली को बदलेंगे, 5 नियम जो मैंने आपको बताए हैं उसके ऊपर अनुसरण करेंगे, तो खुद ब खुद 3 या 6 महीने के अंदर गारंटी आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। स्टेटिन तब भी दी जाती हैं जब आपकी हार्ट अटैक की आशंका ज्यादा होती है या आपको हार्ट अटैक हो चुका है। तो आपकी कोशिश यही जारी रहे कि आप अपना भोजन और जीवन शैली बदलें और अपने स्टेटिन की मात्रा घटाएं। तो आधा काम तो आपकी भोजन जीवन शैली करे और आधा काम स्टेटिन करें, क्योंकि भारतीय जन समुदाय में कुल स्टेटिन के दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि भोजन और जीवन शैली की बीमारियां और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल भी भोजन जीवन शैली की बीमारी है, इनको हटाना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैं एक ही लाइन में बोलूंगी, सूरज की ऊर्जा से जुड़े रहिए। भोजन वही कीजिए जो सूरज की ऊर्जा में उगता है, मतलब शाकाहारी। और दिनचर्या भी वही रखिए जो कि सूर्य के 24 घंटे के कालचक्र से जुड़ी है। इसका मतलब आपको यह ध्यान रहे कि आप सब नियमों में रहें। आपको कब खाना है, आपको क्या खाना है, आपको कितनी बार खाना है, आपको सुबह को कब उठना है, क्योंकि सोने का संबंध हमारे सुबह को उठने के संबंध से है। अगर आप 6 या 7 बजे सुबह को उठ जाते हैं तो रात को नींद अपने आप ही 10-11 बजे आएगी और नींद भी गहरी आएगी। पर अगर आप सुबह को 8 या 9 बजे उठ रहे हैं तो आपको गहरी नींद नहीं आएगी, रात को सोने में मुश्किल होगी और अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी। अपने शरीर को गतिशील रखें और व्यायाम नियमित रूप से करें, जिससे आपका HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे। तो जितनी भी आधुनिक बीमारियां वो ज्यादातर भोजन और जीवन शैली की बीमारियां हैं, और आजकल जितनी भी दवाइयां हैं वो सिर्फ उनके लक्षणों को दबाती है, कारण को नहीं हटाती। कारण को हटाना है तो आपको अपना भोजन और जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। और हमारे 4000 साल पुरानी आयुर्वेदा की स्वास्थ्य प्रणाली ने हमें यही बताया है कि 2 साधन है जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। सबसे पहले आहार सर्व औषधम, प्राकृतिक भोजन ही आपकी दवाई है। और अगर आपको दवाई चाहिए तो प्राकृतिक भोजन ही कीजिए। और दूसरा साधन है लंघनम परम औषधम। लंघनम का मतलब उपवास। उपवास उत्तम औषधि है। जैसे मैंने बोला, 24 घंटे की काल चक्र में आपका उपवास का समय, अगर आपकी उम्र खासकर 50 साल से ज्यादा है, और आजकल तो 40 साल की उम्र से बीमारियां शुरू हो जाती हैं, तो आप खाना दिन में 2 बार खाएं तो ज्यादा अच्छा है। हमारे स्वास्थ्य प्रणाली ने, जिसको स्वास्थ्य महाविद्या भी कहते हैं,
उसने यह बताया है कि दिन में आप 1 बार खाएं तो आप हैं योगी, दिन में 2 बार खाएं तो आप हैं भोगी, दिन में 3 या ज्यादा बार खाएं तो रोगी, और 3 या 4 से ज्यादा बार खाएं तो आप हैं महारोगी। तो ये बात ध्यान में रहे। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि पौष्टिक आहार और संतुलित दिनचर्या ही है स्वास्थ्य का तंत्र। इसलिए जो ज्ञान पाया आपने आज, रहें उससे प्रतिबद्ध। इसके साथ मैं आपसे विदा लूंगी, आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।